तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जहां पर लिखा है जो ए होती है वो डोमेन ऑफ अ फंक्शन है और जो बी है वो रेंज ऑफ अ फंक्शन है और फंक्शन डिफाइन किया गया है ए से बी, यानी ए से हम वैल्यूज ऑफ एक्स उस फंक्शन में डालेंगे और आपको बी में वैल्यूज ऑब्टेन होंगी। इसका मतलब ए होती है फंक्शन की डोमेन, बी है फंक्शन की रेंज। कह रहा है शो करो फंक्शन बाइजेक्टिव है। कभी भी फंक्शन की बाइजेक्टिविटी शो करनी होती है तो इसका मतलब फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होता है। तो फंक्शन जब वन वन और ऑन टू दोनों होता है तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शंस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको वन वन शो करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे फॉर वन वन। सबसे पहले हम लोग वन वन शो करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर वन वन, क्योंकि बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि वो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। और वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। वन वन का मतलब इंजेक्टिव फंक्शन भी होता है। तो अब हम लोग के पास सीधा सीधा एल्गोरिथम आपको सिखाई जाती है कि कभी भी फंक्शन अगर आपको वन वन दिखाना है तो आप क्लियर कट क्या करते हैं, आप एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई करते हैं। और एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई करने पर अगर लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कंडीशन बचती है, एक्स इक्वल टू वाई, तभी फंक्शन आपका वन वन होता है। लेकिन अगर आपका एक्स इक्वल टू वाई के अलावा और कोई कंडीशन आ जाती है तो फंक्शन आपका वन वन नहीं होता है। तो एफ एक्स क्या हुआ आपका, एक्स माइनस वन होल डिवाइड बाय एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एफ वाई क्या हुआ, वाई माइनस वन होल डिवाइड बाय वाई माइनस टू। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई मैंने लिख दिया, क्योंकि एफ एक्स पता है तो आप एफ वाई भी लिख सकते हैं। अब क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफाई करने पर लास्ट में आपके पास सिर्फ और एक सिंगल कंडीशन आनी चाहिए, वो आनी चाहिए एक्स इक्वल टू वाई। तो बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में एक सिंपल एक कंडीशन आएगी अकेली, x इक्वल टू वाई। दैट मीन्स आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। दैट इज फंक्शन इज वन वन, फंक्शन इज वन वन। और बच्चों क्लियर कट है, आप ऑन टू फंक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप लोग ने हमको बता रखा है कि ये आपको फंक्शंस आते हैं पहले से ही। तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करते हैं, ऑन टू फंक्शन के लिए हम इस फंक्शन की क्या निकालते हैं, पहले रेंज निकालते हैं। और रेंज निकालने के लिए हम एफ एक्स की जगह वाई लिख देते हैं और एफ एक्स की जगह वाई लिखते ही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालते हैं। और बच्चों जब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे तो ये x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आएगी 1 माइनस टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ये हो गई x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो ये सारे y के लिए डिफाइंड होगा एक्सेप्ट वन। तो बच्चों अगर हम इसकी फंक्शन की रेंज निकालेंगे तो वो क्या होगी, आप कहेंगे y बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन, क्योंकि वन पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बच्चों आप चेक करिए, आपने जो रेंज निकाली है क्या वो जो रेंज है वो फंक्शन की गिवन रेंज के बराबर है। चलिए फंक्शन की गिवन रेंज चेक करते हैं। तो आप कहोगे सर फंक्शन की गिवन रेंज है सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन, और जो आपने रेंज निकाली है वो है सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन। दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए कि आपकी द्वारा निकाली गई रेंज फंक्शन में गिवन रेंज के इक्वल है। दैट मीन्स फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा आपका ऑन टू। तो यहाँ पे क्लियर कट हो गया कि फंक्शन आपका एक ऑन टू फंक्शन है। तो आप यहाँ पे नीचे लिख लीजिए फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। और फंक्शन अगर आपका ऑन टू हो चुका है तो इसका मतलब वो वन वन भी है, ऑन टू भी है। इसका मतलब आपको जो प्रूफ करना था वो आप प्रूफ कर चुके हैं। हेंस एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। कैसा है, जो एफ है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इसको एफ को हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। तो एफ इज आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। तो बच्चों आपकी स्क्रीन में अब एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग फंक्शन एज इंजेक्शन, सरजेक्शन और बाइजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है वन वन फंक्शन, सरजेक्शन का मतलब होता है ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्शन का मतलब होता है वन वन और ऑन टू दोनों। तो सबसे पहले देखिए आपके पास फंक्शन क्या गिवन है। सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो है f n to n। f is defined such that n to n,
तो a की जगह n है और b की जगह भी n है। इसका मतलब इसकी डोमेन है सारे नेचुरल नंबर्स और रेंज भी है सारी नेचुरल नंबर्स। तो पहले आप चेक करिए क्या ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। 1 1 के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि आप fx1 इज इक्वल टू fx2 करेंगे या fx इज इक्वल टू fy करेंगे, और लास्ट में यदि कंडीशन आती है x1 बराबर x2 या x इक्वल टू y सिर्फ और सिर्फ, तो फंक्शन 1 1 होगा, अदरवाइज फंक्शन 1 1 नहीं होगा, वो मैनी 1 बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप उसको लगा भी सकते हैं या डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं। जैसे कैसे चेक करेंगे, आपकी डोमेन क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स है। तो बच्चों अगर हम सारे नेचुरल नंबर्स इसमें पुट करेंगे तो आप देखिए सारे नेचुरल नंबर्स पहले पुट करके, तो यहाँ क्या आएगा, तो तुम कहोगे सर जब हम सारे नेचुरल नंबर्स पुट करेंगे तो हम f1 डालेंगे तो 1 आएगा, f2 डालेंगे तो 4 आएगा, f3 डालेंगे तो 9 आएगा, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से सारे नेचुरल नंबर डाल करके ध्यान से देखिए कि वैल्यू क्या आ रही है। तो तुम कहोगे सर 1 पे भी एक अलग इमेज आ रही है, 2 पे भी एक अलग इमेज आ रही है, 3 पे भी एक अलग इमेज आ रही है। लेकिन अगर 2x डालने पर इमेज सेम आ रही होती तो फंक्शन फिर 1 1 नहीं होता। हर x डालने पर जो फंक्शन की वैल्यू है जब तक वो डिफरेंट आती रहेगी तब तक फंक्शन 1 1 कहलाएगा। जहां 2x डालने पर वैल्यू सेम आएगी तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, वो मैनी 1 हो जाएगा। तो ये क्लियर कट विजन है यहाँ पर कि 1 डालने पे 1 आ रहा, 2 डालने पर 4 आ रहा, 3 डालने पे 9 आ रहा, 4 डालने पे 16 आएगा। इसका मतलब हर x पर उसकी जो इमेज है वो डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब फंक्शन आपका क्लियर कट है कि वो फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन आपका 1 1 है। तो फंक्शन आपका 1 1 है, तो 1 1 है फंक्शन, क्योंकि हर x की इमेज डिफरेंट है। अब हम चेक कर लेते हैं ये ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की रेंज निकालेंगे। जब हम फंक्शन की रेंज निकालते हैं तो उसका तरीका मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको तरीका बताया कि fx की जगह y लिख देते हैं और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो x आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ y। इसका मतलब y जो अपनी वैल्यूज लेगा वो अंडर रूट के अंदर है, और अगर y अपनी जो वैल्यूज लेगा तो जो भी वैल्यूज होंगी वो हमेशा कैसी वैल्यूज होंगी, 0 से या 0 से बड़ी होंगी, क्योंकि y अंडर रूट के अंदर है और अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, और अंडर रूट की वजह से होने की वजह से y अपनी कैसी वैल्यूज लेगा, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू लेगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। यानी इसकी जो रेंज है वो क्या आ रही है, 0 से बड़ी, इसको आप लिख सकते हैं 0 से इंफिनिटी आ रही है रेंज। और आपके द्वारा दी गई रेंज क्या है, ध्यान से देखिए आपके क्वेश्चन में गिवन रेंज क्या है। क्वेश्चन में गिवन रेंज है सारे नेचुरल नंबर्स। तो 0 से इंफिनिटी के बीच में सारे नेचुरल नंबर से ज्यादा नंबर आ जाते हैं। इसका मतलब आपने जो रेंज निकाली है 0 से इंफिनिटी, उसमें नेचुरल नंबर तो है ही लेकिन उससे ज्यादा नंबर्स भी हैं, क्योंकि 0 से इंफिनिटी में 1.5 भी आएगा, 2.5 भी आएगा, ये नेचुरल नंबर्स नहीं होते। तो आपने जो रेंज निकाली है वो आपकी गिवन रेंज के बराबर नहीं आ रही है। अगर आपकी भी रेंज सारे नेचुरल नंबर आती तो फंक्शन की गिवन रेंज के वो बराबर हो जाती और फंक्शन क्या कहलाता, ऑन टू कहलाता। लेकिन आपने जो रेंज निकाली है 0 से इंफिनिटी, उसमें वो आपकी गिवन रेंज के इक्वल नहीं आ रहा, नेचुरल नंबर्स के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो ऑन टू। तो ये फंक्शन क्या है, नॉट ऑन टू, मतलब आप लिख दीजिएगा नो ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। और जो फंक्शन 1 1 है, ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब वो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों होना पड़ता है साइमल्टेनियसली। और हम लोग लिख देंगे आगे नो बाइजेक्टिव, नो बाइजेक्टिव। तो बात आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसका क्या मतलब हुआ। तो ये स्टेटमेंट आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर निकाले गए फंक्शन की रेंज गिवन रेंज के बराबर आती है तो फंक्शन आपका ऑन टू होगा, अदरवाइज आपका फंक्शन ऑन टू नहीं होता। उसको अगर हम कहना चाहें तो हम उसको इनटू फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो पहला पार्ट हो गया, फंक्शन 1 1 है, ऑन टू नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है। अब हम लोग दूसरा पार्ट करते हैं। तो दूसरे पार्ट पे हम देखें क्या लिखा है, लिखा है f डिफाइन एज z टू z। अब z टू z सिंबल होता है ऑल इंटीजर्स का, सारे इंटीजर्स। सारे इंटीजर्स में क्या आएगा, -1 भी आएगा, +1 भी आएगा, -2 भी आएगा, +2 भी आएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली क्रॉस चेक करके
तो आपको यहाँ पे कुछ बातें समझ में आएंगी कि जैसे आपने x की जगह 1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1 आया, x की जगह -1 डाला तो भी 1 आ गया, -1 का स्क्वायर, 2 डाला तो 4 आ गया, -2 डाला तो भी 4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 1 और -1 की इमेज क्या आ रही है? सेम आ रही है। 2 और -2 की इमेज क्या आ रही है? सेम आ रही है। इसका मतलब फंक्शन जो है ये क्या है? ये फंक्शन 1 1 नहीं है। कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन है। इसलिए आप क्या लिखेंगे? नो 1 1। ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब हम ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए हम इस फंक्शन की पहले रेंज निकालेंगे, और अभी हमने बताया था इस फंक्शन की रेंज क्या है? इस फंक्शन की रेंज है 0 से इंफिनिटी। और 0 से इंफिनिटी में क्या सारे इंटीजर्स आते हैं? नहीं, 0 से इंफिनिटी में इंटीजर्स के अलावा और भी रियल नंबर्स आएंगे। इसका मतलब जो आपने फंक्शन की रेंज निकाली है वो गिवन रेंज के बराबर नहीं है, क्योंकि गिवन रेंज आपकी क्या है? z, ऑल इंटीजर्स। तो ऑल इंटीजर्स इसकी रेंज नहीं है। इसका मतलब ये है क्या है? नॉट ऑन टू। ये ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है, इसलिए हम कहेंगे नो बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों होना जरूरी है। आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग की स्क्रीन पे थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है f इज डिफाइंड n to n, यानी जो गिवन रेंज है वो सारे नेचुरल नंबर्स है, और जो डोमेन है वो भी सारे नेचुरल नंबर्स है। अब आप चेक करिए fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। जरा यहाँ पे चेक करिए, सारे नेचुरल नंबर से इसकी डोमेन, तो आप 1 से चालू करिए। 1 डालेंगे तो 1 आएगा, 2 डालेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 डालेंगे तो 27 आ जाएगा। इसका मतलब फंक्शन 1 1 है, क्योंकि हर एक्स पर डिफरेंट इमेज आ रही है। अब आप क्या चेक करेंगे? ऑन टू के लिए इसकी रेंज निकालेंगे। तो ऑन टू के लिए जब आप इसकी रेंज निकालेंगे तो रेंज निकालने का जो मेथड आपको सिखाया है आप वो उसको इस्तेमाल करेंगे और इसकी रेंज निकालेंगे। यानी एफ एक्स की जगह आप y लिख देंगे और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब x क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा y की पावर 1/3। x क्या हो जाएगा? y की पावर 1/3। इसका मतलब क्या आपको यहाँ पे क्लियर कट ये ऐसा समझ में आता है कि इसकी रेंज क्या होगी? तो तुम कहोगी सर इसकी रेंज जो होती है y जो होगा वो कुछ भी होगा, लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स के अलावा वो और भी कोई वैल्यू ले सकता है। यहाँ पर सर x इज इक्वल टू वाई की पावर 1/3 है, तो यहाँ पे y सर नेचुरल नंबर के अलावा और भी तो नंबर्स पे डिफाइन हो सकता है, क्योंकि y 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, 2.5 की पावर 1/3 पे भी हो सकता है, 625 की पावर 1/3 पे भी हो सकता है, 125 की पावर 1/3 पे भी हो सकता है। इसका मतलब ये रियल नंबर्स 2.5 पे 1.5 पे भी तो डिफाइंड है, लेकिन आपने जो गिवन रेंज है वो गिवन रेंज क्या है? सारे नेचुरल नंबर्स। और आपकी जो रेंज आ रही है उसमें y सारी वैल्यूज ले रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, नो ऑन टू, क्योंकि यहाँ पे y जो है डेसिमल वैल्यूज पे भी अपनी कोई ना कोई वैल्यूज बार बार निकाल के देता रहेगा। ठीक है ना? जैसे 2.5 की पावर 1/3। अब इसकी ये 2.5 पे y इक्वल टू 2.5 पर ये x कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। इसका मतलब y 2.5 की पावर 1/3 पे कोई वैल्यू दे रहा ना, डिफाइंड वैल्यू। इसका मतलब ये इसकी रेंज है 2.5 पे एलिमेंट है, लेकिन आपकी गिवन रेंज क्या है? नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता है। और जो ऑन टू नहीं है 1 1 है, तो वो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो आप यहाँ लिख देंगे नो बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है? f डिफाइन एज r2r fx इज इक्वल टू sin x। तो sin x का ग्राफ सभी बच्चे इस स्टेज पे जानते हैं। अगर आप sin x का ग्राफ बना लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा आप sin x का ग्राफ बना लीजिए। तो जब आप sin x का ग्राफ बनाएंगे तो आपको ये sin x का ग्राफ इस तरह से पीरियोडिकली चलता हुआ नजर आएगा। और मैंने आपको बता रखा है कि sin x का जो ग्राफ होता है वो हर x पर, जैसे देखिए क्या ले रहा है, 0 पे वैल्यू 0 है और पाई पे भी वैल्यू 0 है, 2 पाई पे भी वैल्यू 0 है, 3 पाई पे भी वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये डिफरेंट एक्स पर सेम वैल्यू दे रहा। इसका मतलब ये 1 1 नहीं हुआ, नो 1 1, क्योंकि ये हर डिफरेंट एक्स पर वैल्यू सेम दे रहा है ना। उसी तरीके से π/2 के मल्टीपल्स पे भी वैल्यू 1 1 1 -1 -1 आती रहेगी। इसका मतलब डिफरेंट एक्स पर वैल्यू फिर से रिपीट हो रही है।
है ना, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो ये 1 1 तो हो ही नहीं सकता। अब दूसरा देख लेते हैं, क्या ये ऑन टू है? अगर आप अपने साइन एक्स की रेंज लिखेंगे तो इसके रेंज के एलिमेंट, इसकी जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1, ये रेंज होती है साइन एक्स की। लेकिन आपकी रेंज क्या गिवन है? आपकी रेंज गिवन है सारे रियल नंबर्स, और सारे रियल नंबर्स -1 से 1 के बराबर नहीं होते, इसलिए ये नॉट ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया? नॉट बाइजेक्टिव। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ बताना होता है कि ये 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, बाइजेक्टिव है कि नहीं है, इस तरह से। अब y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ सभी बच्चे जानते हैं, तो उसका ग्राफ हम एक बार बना लेते हैं। ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ होता है। अब इस ग्राफ को बनाने के बाद आपको ये क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि ये y इक्वल टू मॉड एक्स, कोई भी x डालो, यानी कि -1 डालो तो भी वैल्यू उसकी +1 आ जाएगी, 1 डालोगे तो भी वैल्यू उसकी +1 आ जाएगी, मतलब -2 डालोगे तो वैल्यू अपनी वो 2 दे देगा, +2 डालोगे तो भी वैल्यू वो 2 दे देगा। इसका मतलब क्या है? हर डिफरेंट x पर वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है, मतलब f ऑफ -1 भी 1 है क्योंकि मॉड है, f ऑफ 1 भी 1 है। इसका मतलब ये क्या है? नो 1 1, ये 1 1 नहीं है, तो नो बाइजेक्टिव भी पहले ही सो लिख लो, क्योंकि 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं हुआ। अब ऑन टू के लिए चेक कर लो, ऑन टू के लिए अगर आप इसकी वैल्यूज देखेंगे मॉड एक्स की, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगी +∞, क्योंकि ये 0 से लेकर के इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज लेता चला जाएगा, ठीक है ना। मतलब -100 डालेंगे तो भी 100 आएगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या है? इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है मॉड एक्स की, तो इसकी जो रेंज है मॉड एक्स की वो है 0 से इंफिनिटी। क्या है? 0 से इंफिनिटी। और आपकी रेंज क्या गिवन है? सारे रियल नंबर्स। इसका मतलब ये बराबर नहीं हुई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया नॉट ऑन टू, नहीं ये 1 1 है, नहीं ये ऑन टू है, नहीं ये बाइजेक्टिव। तो ठीक है बच्चों, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, लिखा है लेट R बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स इफ R इज डिफाइंड R टू R। इसका मतलब फंक्शन की डोमेन भी सारे रियल नंबर्स है और रेंज भी सारे रियल नंबर्स, और फंक्शन है आपका x², और दूसरा फंक्शन है gx 2x+1। कह रहा फाइंड फॉग एंड गॉफ, यानी कि फॉग निकालना है और आपको गॉफ निकालना है। तो बच्चों फॉग और गॉफ का मतलब ये होता है कि जैसे आपको कभी भी फॉग निकालना हो, उसका मतलब होता है f ऑफ gx। क्या मतलब होता है? f ऑफ gx। और मतलब बच्चों कभी भी आपको गॉफ निकालना हो, उसका क्लियर कट मतलब होता है g ऑफ fx। अब आपको ये लैंग्वेज क्लियर हो गई होगी। जैसे आपने लिखा कि जो fx है वो x² है। अब क्या करिए, इस पूरी इक्वेशन में अगर आपको फॉग निकालना है इस इक्वेशन से, तो इस पूरी इक्वेशन में x को आप gx से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे आप इस इक्वेशन में x को gx से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? f ऑफ gx इज इक्वल टू, मतलब जहां जहां x है उसको gx से रिप्लेस कर दीजिए। fx इज इक्वल टू x² में जहां जहां x है उसको gx से रिप्लेस कर दीजिए, तो आप f ऑफ gx निकाल लेंगे। f ऑफ gx का मतलब क्या होता है? फॉग होता है। और gx का स्क्वायर कर दीजिए। gx आपका क्या है? 2x+1। तो आप समझ गए होंगे, आपका फॉग निकल करके आ गया। सिमिलरली बच्चों आपको यहाँ पर फिर से काम करना, आप सबसे पहले लिखेंगे gx। क्या लिखेंगे? gx लिखेंगे। gx क्या है? 2x+1। फिर इसमें आप x को fx से रिप्लेस कर देंगे। तो जब आप इसमें x को fx से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 ऑफ fx+1। ठीक, g ऑफ fx का मतलब हो गया गॉफ, 2 ऑफ fx+1, और fx आपका क्या है वो आपको क्लियर है, देख लीजिए। fx है आपका x²+1। तो बच्चों आपका गॉफ आ गया 2x² +1। तो अब बच्चों आप देख सकते हैं गॉफ और फॉग आपके निकल आए हैं, और यहाँ से क्लियर कट है बात कि जो गॉफ है और जो फॉग है वो आपस में नॉट इक्वल है। गॉफ और फॉग आपस में इक्वल नहीं। ये बच्चों आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लिखा है f डिफाइन किया गया है, f की डोमेन दी गई है और रेंज भी दी गई है। f की डोमेन में जो एलिमेंट्स हैं वो एक सेट है 2 3 4 5, और रेंज में जो एलिमेंट्स हैं उस सेट में है एलिमेंट्स हैं 3 4 5 9। g की भी डोमेन है सिमिलरली, और रेंज भी है 7 11 15, और आपको f2 f3 f4 f5
G3, G4, G5, G9 की वैल्यूज गिवन है, आपको गॉफ निकालना। तो बच्चों ऐसे केस में गॉफ निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप लिखिए आंसर, और गॉफ का मतलब क्लियर करिए कि गॉफ का मतलब होता है कि g ऑफ fx। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गॉफ की डोमेन और रेंज को डिफाइन करेंगे तो ध्यान से देखिए, गॉफ में जहां जहां x है उसको fx की डोमेन से रिप्लेस कर दीजिए। तो गॉफ में बेटा कहाँ है x, ये है 3, 4, 5, 9। तो गॉफ में जहां जहां x है उसको fx के x से रिप्लेस कर दीजिए, और fx का x कहाँ है, ये है 2, 3, 4, 5। ये हो गई गॉफ की डोमेन। और जब रेंज निकालनी हो तो रेंज फंक्शन तो g का ही है, क्योंकि बाहर g लगा हुआ है तो फंक्शन g का है। इसका मतलब रेंज जो होगी वो g की रहेगी, और g की रेंज क्या है 7, 11 और 15। तो बच्चों ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो गॉफ है उसकी डोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या है। तो गॉफ का मतलब हुआ कि जहां पे x की डोमेन है गॉफ में, वहां पे f की डोमेन कर दीजिए, और फंक्शन आपका g का ही है इसलिए रेंज आपकी g की ही रहेगी। अब बच्चों क्लियर कट है। अब आप गॉफ 2 निकाल लीजिए, फिर गॉफ 3 निकालिए, फिर गॉफ 4 निकालिए, इस तरह से सारी वैल्यूज निकाल लीजिए और आपका गॉफ निकल करके आ जाएगा। अब आप गॉफ 3, फिर गॉफ 4, फिर गॉफ 5, इस तरह से वैल्यूज एक एक करके निकाल लीजिए। तो गॉफ 2 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है g ऑफ f2, इसका मतलब होगा g ऑफ f3, इसका मतलब होगा g ऑफ f4, इसका मतलब होगा g ऑफ f5। अब आप इसको करना स्टार्ट करिए। f2 की वैल्यू बताइए क्या है, f2 की वैल्यू है 3। ध्यान से देखिए ये गिवन है f2 की वैल्यू 3। और g3 क्या है, ध्यान से देखिए g3 वैल्यू गिवन है क्या है 7। समझ में आया। अब g ऑफ f3, f3 क्या है 4, और g4 क्या है 7। फिर निकालिए, f4 क्या है 5, और g5 क्या है 11। फिर f5 क्या है 5, और g5 क्या है 11। इसका मतलब बात ध्यान से देखिए, जो आपका जो गॉफ है वो आपने डिफाइन कर लिया। जो गॉफ है ये उसकी डोमेन है 2, 3, ध्यान दीजिए 2, 3, 4, 5, और उसकी जो रेंज है वो है 7 और 11। तो बच्चों हमको गॉफ को डिफाइन करना था, हमने गॉफ को डिफाइन कर लिया। तो बच्चों ये हम डिफाइन कर चुके हैं गॉफ को, तो सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बेटा तुमको आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। ठीक है। तो कल बेटा 10 बजे जो है मॉर्निंग में, कल हमारे यहाँ पीटीएम है सारे स्टूडेंट्स की। तो तुम अपने अच्छा पापा को बता देना कि पीटीएम है कल 10 बजे, अगर आना चाहे मिल करके अपना स्टेटस ले सकते हैं कि कैसी चल रही पढ़ाई इनकी। ठीक है कल 10 बजे सर। पीटीएम है, अगर आना चाहे तो वो आ सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। तो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। अब हम इसको क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं सर तो कर लिया है मैंने। हाँ हाँ इसका कर, पहला सबसे इसका पहले रिफ्लेक्सिव आ रहा है और ट्रांजिटिव आ रहा है, सिमेट्रिक नहीं है पहला वाला। ओके गुड। हम इसको करके एक बार तुमको बता रहे हैं, देखो एग्जाम में कैसे करेंगे, सारी लैंग्वेज एक बार समझ लो। सबसे पहले जब हम इसको एग्जाम में करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लिखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं, उसमें लिखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम बताते हैं कि इसमें a कॉमा a है, b कॉमा b भी है, c कॉमा c भी है। अगर इस तरह के एलिमेंट्स हैं और ये तीनों ही एलिमेंट अगर बिलोंग करते हैं R1 रिलेशन को, तो इसका मतलब क्या होगा, सो R1 इज रिफ्लेक्सिव, सो R1 इज रिफ्लेक्सिव ऑन A। तो ये A पे रिफ्लेक्सिव। तो सब उसके बाद हम लोग R1 के लिए सिमेट्रिक चेक करेंगे कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग चेक करते हैं। तो जब हम सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर इसमें a कॉमा b हो, अगर बिलोंग कर रहा है R1 को, तो आपको क्लियर कट b कॉमा a भी बिलोंग करना चाहिए R1 को।
लेकिन a कॉमा b है R1 में, और आप ध्यान देंगे b कॉमा a नहीं है, b कॉमा a R1 को बिलोंग नहीं कर, b कॉमा a R1 को बिलोंग नहीं कर रहा है, सो R1 इज नॉट सिमेट्रिक ऑन a, सो R1 इज नॉट सिमेट्रिक ऑन R1 जो है a पे सिमेट्रिक नहीं है। उसी तरीके से अब हम ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे, सबसे आसान रिफ्लेक्सिव को चेक करना होता है कि अगर सेट आपका ABCD है तो उसमें AA भी होना चाहिए, BB भी होना चाहिए, CC भी होना चाहिए, DD भी होना चाहिए। अब यहाँ पे ABC है तो AA BB CC हो। अगर मान लो AA है, BB है, CC का पेयर नहीं है तो वो भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। A कॉमा B है, B कॉमा A नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है ना। B कॉमा C है, C कॉमा B है तो इसका मतलब है, लेकिन A कॉमा B है, B कॉमा A नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो वो पूरी तरीके से होना चाहिए हर एलिमेंट के लिए। A कॉमा B के लिए है तो B कॉमा C के लिए भी हो, C कॉमा A के भी लिए हो। तो अगर आप R1 रिलेशन में देखेंगे तो B कॉमा C है, C कॉमा B भी है, A कॉमा C है, C कॉमा A भी है, लेकिन A कॉमा B है, B कॉमा A नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है ना। इसलिए कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी तो वो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव की कंडीशन हम लोग करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, B कॉमा C बिलोंग करता है R1 को, C कॉमा A बिलोंग करता है R1 को, B कॉमा C है, C कॉमा A है तो B कॉमा A भी होना चाहिए, लेकिन B कॉमा A इस R1 को बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। R1 इज नॉट ट्रांजिटिव ऑन A। तो इस तरीके से एग्जाम में लिखा जाता है, मतलब ट्रांजिटिव की कंडीशन ही यही होती है कि अगर A कॉमा B हो, B कॉमा C हो तो A कॉमा C होना चाहिए, वो है इसमें, लेकिन B कॉमा C, C कॉमा A है तो B कॉमा A भी होना चाहिए, वो नहीं है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पा रहा कंडीशंस को पूरी तरीके से। इसलिए पहला वाला रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि वो कब रिफ्लेक्सिव है, कब सिमेट्रिक है, कौन ट्रांजिटिव है। उसी तरीके से आप सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं, जो सेकेंड वाला R2 रिलेशन है, उस अब मैं आपको बिना समझाए आपको डायरेक्टली लिख करके समझा रहा हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है R2, ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है यानी कि यस। उसके बाद अगर आप ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे तो नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं। उसी के लिए आप फिर थर्ड रिलेशन अगर आप करेंगे तो थर्ड रिलेशन आप देखें, मैं डायरेक्टली उसका आंसर लिख रहा हूं। तो थर्ड रिलेशन आपको क्लियर कट यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि थर्ड जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी कि नॉट रिफ्लेक्सिव। थर्ड रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है ना। सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आप क्लियर कट पहले वाले क्वेश्चंस की थ्योरी के हिसाब से इस क्वेश्चन को क्लियर कट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया था कि रिलेशन फंक्शन आपका किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको पहले से आसान लगना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये आपके पास जो होमवर्क के क्वेश्चंस है वो मैंने आपको अलग से लिख के दे दिए हैं। ये बोर्ड्स में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस है जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। तो ये बोर्ड्स में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप इनको कर लेंगे अपने बोर्ड्स के हिसाब से प्रिपेयर तो आपका काम हो जाएगा। और आपने जो टेस्ट पेपर्स वगैरह लगाए होंगे उसमें भी यही क्वेश्चंस आपको मिले होंगे। और ये क्वेश्चंस जो अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं इसमें से तो क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब ये फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए मैंने दो एक जैसे क्वेश्चन दे दिए, या तो ऊपर वाले फॉर्म में लिखा आता है या तो नीचे वाले फॉर्म में। आंसर दोनों का एक ही तरीका होता है निकालने का। मैं नीचे वाले का आंसर आपको लिख देता हूँ। नीचे वाले का आंसर
क्या आएगा वो मैं आपको अलग से लिख देता हूँ। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, क्योंकि आंसर निकालने के बाद आप अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए और आपका इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब आपका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपने निकाला है वो सही है। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये बोर्ड्स के हिसाब से आपको लगाने ही लगाने हैं कि इक्वेशंस को सॉल्व करना यूजिंग मैट्रिक मैथड, मैट्रिक्स मेथड को यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह से किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आप इसको करेंगे तो बहुत आसान होता है। पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, फिर कोफैक्टर्स निकालते हैं C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ठीक है ना। फिर ए इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए, और उसके बाद XYZ निकाल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, 100% तरीके से तैयार कर सकते हैं आप, क्योंकि आपने जितने भी बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर देखे हैं उन सब में मैट्रिक्स मेथड को यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जरूर आया है निकालने के लिए, और ए इनवर्स को भी निकालने के लिए ज्यादातर क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो बिना ए इनवर्स निकाले आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं, तो ए इनवर्स आपको निकालना आना चाहिए। वैसे ए इनवर्स होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको कोफैक्टर्स वगैरह निकालने पड़ते हैं, तो ये आपको करना होगा, ये आपका काम है। 100% ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कितने भी साल के पेपर्स उठा लीजिए उसमें इस तरह के क्वेश्चंस जरूर है जो भी आपकी स्क्रीन में आपको नजर आ रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस जरूर से जरूर करने होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए और आपके नंबर कुछ ज्यादा आ जाए। तो अब हम लोग आज की क्लास को ओवर करते हैं।